अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज बहुत अच्छा दिन था, मेरे लिए बहुत बढ़िया मिठाई आई थी। तो मिठाई लेकर आए थे, बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन बहुत अच्छे नेता हैं और युवा मोर्चा में उन्होंने एक इतिहास रचा था। भारतीय जनता पार्टी के 2 बार प्रदेश मंत्री हैं वो। अभी जो नई कमेटी बनी है स्वतंत्र देव जी की, उसमें भी वो प्रदेश मंत्री बने हैं। और जब भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे तो उन्होंने तमाम नई नई बातें की थी। तो आज सुभाष जी मुझे मिठाई खिलाने आए, मैंने उनको बधाई दी थी। मैं कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं और नौजवान मंत्री हैं तो नेचुरली भाजपा को और मजबूत किया जाएगा। तो सुभाष जी आज मिठाई लेके आए तो हमने सोचा कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आज आप बहुत बढ़िया मिठाई लेकर आए, धन्यवाद आपका। और एक बार फिर बधाई, आप प्रदेश मंत्री बने भाजपा में। लेकिन शुरुआत थोड़ी खराब सवाल से। आज सुबह समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के लोगों पे आपकी सरकार ने लाठियां पड़वाई क्योंकि वो जेईई और एनईटी की नेट की परीक्षा का विरोध कर रहे थे। कोरोना चल रहा है, आप लोग क्यों नौजवानों को मनवाना चाहते हैं? खुद युवा नेता रहे हैं आप। देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी के पास क्या है कि किसी प्रकार का सही मुद्दा नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी पिछले 3 सालों में समाजवादी पार्टी कहीं सड़कों पर नहीं दिखी। अभी पंचायत के चुनावों की सुगबुगाहट है या चुनाव आने वाले हैं। अब ये क्या है, चुनावी मौसम की पार्टियां हैं। अब जैसे मान लीजिए ये छात्रों का मुद्दा है या कोई सरकार इस पर लगातार से संवेदनशील है, जागरूक है, हो गई है। और मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हर जगह कानून व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। कोई नौजवानों के साथ ही सरकार खड़ी है। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो देखिए वो पुलिस का काम है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं। जब आप यूथ थे, आप पे लाठियां बरसती थी तो आप बहुत वो कहते थे कि जिसने नौजवान पर लाठी बरती है वो सरकार को नहीं जाने देंगे। तो अब नौजवानों पर लाठी बरती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवान में और में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवान, चूंकि हम लोगों की संघ परिवार और अपना जो हमारा विचार परिवार है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। बहुत बार उसमें भी विपक्ष से, जब हम लोग विपक्ष में काम करते थे, लाठियां खाई। लेकिन हमने कभी मर्यादा को लांघने का काम नहीं किया। हमने कभी भी संस्थाओं को चोटिल करने का प्रयास नहीं किया, कहीं तोड़फोड़ की कार्रवाई। हम रचनात्मक विरोध, क्रियात्मक विरोध में हम लोग हमेशा। सुभाष जी, मैं खुद विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री रहा हूं, काम किया है। और आप तो मुझसे भी 10 गुना ज्यादा तेज रहे। 10 बार आपने समाजवादी पार्टी सरकार में हजरतगंज को बंद करा दिया है, जाम लगा दिया, विधानसभा के सामने इतना हल्ले बुझे, लाठियां कई बार आपके ऊपर भी छटकी। तो वो आंदोलन जब आप करते थे और आप पे लाठियां लगती थी तो आपको जायज था। अब विपक्ष कर रहा है तो वो नाजायज है। तो जो सरकार होती है वो युवाओं को लाठी की भाषा क्यों समझाना चाहती है? नहीं, देखिए, हम विरोध करने का जो उनका अधिकार है उससे कहीं भी हम लोग मना नहीं करते हैं। लेकिन अभी भी मैं उसी बात को रिपीट करके इसे खत्म करना चाहता हूं कि विरोध अब जो संवैधानिक दायरे में रख के करेंगे, अदरवाइज पुलिस अपना काम करेगी। चलिए इस विषय के अलावा बात करते हैं। आप केशव मौर्य जी की टीम जब बनी थी, मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र के प्रदेश मंत्री थे ना आप? हाँ। उसके बाद मैं युवा मोर्चे में गया जी। मैं पिछले 15 सालों से युवा मोर्चे को बहुत करीब से देख रहा हूँ सक्रिय। जो युवा मोर्चे का कार्यकाल आपके टाइम में था, मुझे नहीं लग रहा 10 साल में हुआ। तो ये व्यू रचना कैसे करी आपने? क्या प्लान क्या था उस समय तो पूरे प्रदेश में टीम खड़ी करें? जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, हमारे से पहले भी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने अपना अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया। मेरे समय में जो हुआ, देखिए, मैंने कुल 60 से ज्यादा कार्यक्रम किए युवाओं को जोड़ने। जैसे एक युवा संसद का कार्यक्रम हम लोगों ने सारी 18 कमिश्नरियों में किया और सभी 6 क्षेत्रों में टोटल 24 कार्यक्रम किए। इनका कंसेप्ट क्या था कि जो हमारा ये किसी जिले का कोई नायक है, जैसे खेल में या पढ़ाई में किसी ने नाम किया है या जो जनप्रतिनिधि पंचायतों में जीत का है, उनको हम लोग इकट्ठा करते थे और सामने हमारे स्टेट की लीडरशिप रहती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम, माननीय श्री सुनील बंसल जी और ऊर्जा मंत्री जी, ऐसे बहुत जो हमारे पूरी लीडरशिप है, वो लोग उनसे डायरेक्ट संवाद करते थे। तो युवा मोर्चा ने पहली बार ये युवा संसद करके जो हमारे प्रतिनिधि थे वो युवाओं के, उनको आमने सामने और जो पॉलिसी मेकर से उनको लाने का काम किया। पहला ये। दूसरा, टाउन हॉल का एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया जो 80 लोकसभाओं में हुआ था। वहां स्क्रीन लगी हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी आईईटी लखनऊ में लगातार 2 घंटे लाइव, बहुत सारे जी पे लगातार 2 घंटे लाइव था, ईटीवी पे था और हम और लोग भी और हर जगह, हर जिले में
हर लोकसभा में स्क्रीन लगी थी, उसके सामने 2-2 हजार लोग थे और मैं उस कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी के एंकरिंग कर रहा था। टाउन हॉल नाम दिया था हमने इसको। आपने देखा होगा बाद में आम आदमी पार्टी ने उसी की नकल की, दिल्ली में टाउन हॉल के बहुत सारे कार्यक्रम किए। इसके अलावा हमने स्वरोजगार मेले का कार्यक्रम किया था, जिसमें हर जिले में हम लोगों ने जितने भी स्किल्ड स्टूडेंट निकल रहे थे उनको पूरा बातचीत करके, जहां जहां इस जो हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लोग हैं, उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के लोग हैं, इनको इकट्ठा करके बहुत सारे नौजवानों के लिए रोजगार मेला लगाने का काम किया। ऐसे इसी प्रकार से नौजवानों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने कुल 60 से ज्यादा कार्यक्रमों की रचना की। मेरा सौभाग्य कि पार्टी ने मेरे जैसे साधारण परिवार के नौजवान को यह अवसर दिया, तो जैसा पार्टी ने प्रशिक्षण दिया था वो मैं कर पाया। तो जो अभी मैं लिस्ट देख रहा था, पहली बार ऐसा वाला कि भाजपा ने जो लिस्ट जारी करी है, जाति लिखी है, तो मैंने देखा सुभाष यदुवंशी यादव, तो अखिलेश यादव के मुकाबले में पार्टी आ रही है। मतलब यादव का भी बड़ा नेता होना चाहिए हमारे बीजेपी के पास में, क्योंकि और पूरी लिस्ट में यादव नजर नहीं आया। नहीं, देखिए क्या है, मैं एक चीज ये कह रहा हूं, उसमें सवाल मेरा ये है, बेसिकली सवाल ये है कि आपका जो महिमा मंडित पार्टी कर रही है, इतनी कम नौजवान उम्र में आप 2 बार मंत्री बन गए, युवा मोर्चे के अध्यक्ष बन गए, तो जो सरनेम यादव लिखा है इसकी वजह से ब्रांडिंग हो रही है। मैं आपको इसी का उत्तर और छुप के नहीं आगे बढ़ के देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो यादव हैं, मैं तो गर्व से कहता हूं उत्तर प्रदेश के, वो कोई एक परिवार के या एक सैफई के की गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये हम तो कृष्ण के वंशज हैं, और वो क्यों, मान लीजिए ये अपने गलत कामों के कारण सत्ता से बाहर हो गए, तो उनके साथ वो विपक्ष में क्यों खड़ा रहेगा? यादव सत्ता के साथ रहेगा। और यादव जो है जैसे वो जहां उसको ठीक लगेगा, जो लीडरशिप मेरिट के आधार पर उसको ठीक लगेगी उसको चुनेगा। तो यादव उसके पास ऑप्शन हो यादव सत्ता ऐसा नहीं, यादव अपनी सत्ता ले आने की प्रयास में हो कि अखिलेश जी यादव के नेता है तो यादव सत्ता में आ जाए, ऐसा तो नहीं करेगा प्लान यादव। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या है कि जातियों को प्रतिनिधित्व देती है, जाति की राजनीति नहीं करती है। क्योंकि हमारा समाज जो है, देखिए तो सच्चाई है कि अलग अलग जातियों में रोटी बेटी का भी संबंध ऐसा है, हम लोग एक जाति से मुक्त समाज की तरफ अग्रसर हैं। तो लेकिन पार्टी की सूची मैंने नहीं देखी कभी की, पदाधिकारियों की सूची जारी हो रही बीजेपी की, उसके आगे लिखा है ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति। समाज को जातियों में, देखिए पहली बात तो जो ऑफिशियल सूची हमारी निकली थी, जो आप बता रहे हैं उसके बारे में, हमें जो ऑफिशियल सूची निकली थी, मैं पूरे अप्रमाणित तक साथ कह रहा हूं उसको, कि वो उसमें कोई जाति की सूची नहीं थी। लेकिन आप ही लोग, आप जो बड़े भाई लोग हैं पत्रकार, वो लोग भी फोन करके पूछते हैं कि इसमें कितने लोग हैं। देखिए तो अब उनको तो बताना ही पड़ता है हमें, तो लेकिन नहीं, सूची कोई नहीं बनी। देखिए मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल सूची हमारी निकली है उसमें कोई जाति का उल्लेख कहीं नहीं। तो यादवों में पूरे उसमें सिर्फ एक यादव क्यों? नहीं, देखिए आप उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश है, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और मैं बताऊं आपको कि ऐसा नहीं है, जैसे हमारे जो क्षेत्र हैं उनमें और भी, जैसे केवल प्रदेश की टीम नहीं है, और भी नीचे वहां बहुत सारे लोग पदाधिकारी हैं। ऐसा नहीं, हमारे युवा मोर्चा में भी बहुत सारे क्षेत्रों में पदाधिकारी है। प्रदेश की टीम क्या है कि वो छोटी होती है, बहुत सारे जाति के लोग ऐसे होते हैं, चाह करके भी हम लोग उनको नहीं ला पाते हैं, मतलब पार्टी संभव नहीं होता क्योंकि टीम छोटी होती है, और टीम ने लगातार प्रतिनिधित्व देने का काम किया। मैंने मुझे आपके जिलों की रैली आई, आपने वहां पे यादवों को संबोधित करते हुए 2-4 खबरें हमने भी फुसपी में छापी कि यादव समाज का भाजपा में स्वागत है। पूरे ऊपर से नीचे तक के डीएम की और एसएसपी की सूची निकालते हैं, आपको दिखते हैं यादव नजर आते हैं? यादव सब गायब है। पहली बात तो आप देखिए, ये इस आधार पर प्रशासन चलाना, शासन चलाना, ये समाजवादी पार्टी और बसपा की संस्कृति है। हम लोग इस संस्कृति में विश्वास नहीं करते। मेरिट के आधार पर अगर उसमें यादव आएगा या कोई और आएंगे, वो लोग आएंगे। और रही बात, देखिए क्या है कि अगर आप हमसे संगठन की, मतलब हम संगठन का काम देखते हैं, तो हम संगठन के बारे में, लेकिन चूंकि हम लोग मेरिटोरियस आधार बनाकर ही हमारी पार्टी काम करती है। अच्छा, आप प्रदेश मंत्री हैं और बाकी प्रदेश मंत्री हैं, एज ए प्रदेश मंत्री आपकी क्या प्लानिंग क्या है प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने के लिए? कौन सी रचना आप तैयार करेंगे, कौन सी प्लानिंग करेंगे? क्योंकि 1.25 साल चुनाव को बचाया, और बल्कि मैं तो कहूंगा 6 महीने बचे हैं, क्योंकि 6 महीने पहले से सब चुनाव के मूड में आ जाते हैं, कोरोना टाइम चल रहा है। तो अब 6-7-8 महीने में क्या प्लानिंग करेंगे आप कि किस तरह से प्रदेश मंत्री की सार्थक भूमिका आप बीजेपी में अदा कर पाए? देखिए पार्टी क्या है कि एक योजना रचना तैयार करती है। जैसे मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो बहुत सारी चीजें पार्टी हमें बताती थी, और बहुत सारी चीजों का मैं भी प्लान करता था।
अभी क्या है कि पार्टी की जो प्लानिंग होगी उसको जमीन पर उतारना एक्सक्यूट करके मेरा प्रमुख काम होगा। अब मैं अगर उसकी भूमिका में जाऊं, वो तो जो हमारा नेतृत्व है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी जैसा हम लोगों को देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हम लोग उसको उतारेंगे। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ी भूमिका में ले जाऊं कि क्या आधार रहेगा, जो मैं अपने विवेक और दृष्टिकोण से आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आपने देखा होगा, ज्यादा दूर की बात नहीं करता मैं, अभी आप कोरोना काल की बात ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से लॉकडाउन का मामला चला है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की बात हो, चाहे वो खाना बांटने की बात हो, चाहे वो गांव में जाकर के उनको हेल्प करने की बात हो, लगातार भाजपा सड़कों पर दिख रही है। उसका एक ई बुक का संकलन भी, जैसा मैंने आपको अपनी चर्चा में बताया, वो भी हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से कर रहे हैं। वहीं पे विपक्ष सिर्फ ट्विटर खेलता रह गया, चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे हो, चाहे वो मायावती जी रहे हो। तो और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो किए गए काम है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किए गए काम है, अभी भी इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। मतलब ये कोई मैं भाजपा का नेता होने के नाते नहीं कह रहा हूं, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जादू है या जो उनके करिश्मेटिक लीडरशिप है उनकी, वो पूरी दुनिया भर के नेताओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह है और हिंदुस्तान में तो है ही है। तो हमारे पास इतनी सशक्त लीडरशिप है। माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे आप स्टेट में आप देख लीजिए, लगातार उनकी सक्रियता कोरोना के काम में, तो एक तो ये दोनों सरकारों के कामों को ठीक से हम लोग जनता तक लेकर के जाएंगे, पहली चीज ये। दूसरा, जनता भी बहुत आजकल जागरूक हो गई, आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो देखती है कि ये जो हमारे नेता हैं विपक्ष के, वो क्या कर रहे हैं, उनका कितना, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है। अब आप देखिए, विपक्ष कहीं इसलिए नहीं, जो खुद अपने कामों से भी कहीं पे विपक्ष नहीं दिखता है, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर उनके सामने ये विभाजन दिखेगा। हमारा रोल क्या होगा? हमारा रोल होगा कि जो हमारी दोनों सरकारों ने इतने अच्छे काम किए हैं उनको नीचे तक ले जाना, नौजवानों के लिए अलग तरह के कनेक्ट करने की नीतियां बनाना, जो और भी विषय इस तरह के हैं उनको जमीन पर उतारना, यह हमारा प्रमुख रोल होगा। लेकिन वो आप तो इतने बड़े काम की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री जी और बाकी लोग सिर्फ ठाकुर पंडित में उलझे हुए हैं। नहीं, देखिए क्या है कि ये तथ्य नहीं है, किसी का परसेप्शन हो सकता है। क्यों खड़े हो रहे हैं ये विवाद, ऐसे विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं? आप देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। ये क्या है, विपक्ष के ही कुछ लोग, जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए कि समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं मिला तो वो परशुराम जी का नाम लेकर के कि मैं इनकी मूर्ति बनाऊंगा, अगले दिन ही बसपा का स्टेटमेंट आ गया कि मैं उनसे भी बड़ी मूर्ति बनाऊंगा। और इनका जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि इनको ये पता होना चाहिए कि राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं। तो ये भाजपा की विचारधारा। तो आप मानते हैं कि अगर ये इस तरह के मुद्दे भी राजनीति में प्रभावी रहेंगे, मतलब ये डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा, या जो कोरोना के बाद में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, परेशान है, गांव में लोग, रोजगार नहीं मिल रहा है, यूथ की नौकरी बहुत चली आ रही, ये सब मुद्दे भी तो बनेंगे। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात को और, लेकिन ये देखिए, ये सबको ये भी मुद्दा है, लेकिन ये चीज हमेशा जनता भी ये देखती है कि जो उपलब्ध संसाधन है उनमें कौन आदमी बेहतर काम कर रहा है, कौन परिश्रम कर रहा है। देखिए, एब्सोल्यूट दुनिया में कुछ नहीं होता, कुछ लोग ईश्वर से भी नाराज रहते हैं, लेकिन ये आकलन के समय ये जरूर देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन संजय जी, सुभाष जी एंड एनी अदर पर्सन। तो इसी तरह से जनता भी आकलन कर रही है। देखिए, इसमें तो हमारे विरोधी भी ये मानते हैं, और आप तो चूंकि पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है, तो आपसे तो बहुत सारे लोग मिलते होंगे। हमारे विरोधी भी कहते हैं कि देखिए, भाजपा की सक्रियता का कोई मुकाबला नहीं, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे वैसे हो। हम लोग सरकार बनने के बाद मैं आपको दसियों कार्यक्रम ऐसे बता दूंगा जिसमें हम जनता तक गए। आप हमें बता दीजिए कि सपा बसपा की सरकार आती है, कभी इनके नेता जनता तक, गांव तक, बूथ तक नहीं जाते हैं। कार्यकर्ता ये कहते हैं कि आप इतने कामों में उलझा देते हैं कि अब सोमवार रह लिया, वैसे रह लिया, वो बेचारा कुछ सोच ही नहीं पाता, काम धंधे कर ही नहीं पाता, रोजगार मिल नहीं रहा, उसको बेहाल हो गया है। आपने उसको इतनी जगह उलझा दिया। अब ये इन मुद्दों पे आप हमसे खूब सवाल पूछिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ये अंदर से होता है कि हम इसको एक्सप्लेन कर पाए। मैं आपको बताऊं, ये बाहरी लोग फैलाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता शिकायत करता है। आप कभी भी किसी जेन्युइन कार्यकर्ता से पूछ लीजिएगा, आप उसको कोई पद मत दीजिए, अगर आप उसको 5 दिन काम नहीं देंगे, भाजपा कार्यकर्ता आपके घर पहुंच जाएगा, मतलब अपने नेता के, बोलेगा हमको क्यों अभियान नहीं दिया, हमको क्यों काम नहीं दिया। ये काम करने की इतनी हैबिट है हम लोगों को। देखिए, पद तो क्या है, राजनीति में आता जाता रहता है, लेकिन वर्किंग बीजेपी का कार्यकर्ता घर बैठ ही नहीं सकता। कौन सी गुट्टी पिलाते हैं आप?
ये तो आपको पता ही है कि जैसे शुरू से ही शाखा से शुरू होकर के, और हम लोग को तो कर्म प्रधान विश्व में हम लोग रहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण जो हम लोगों के वो भी हमें यही लोग हैरान हैं। दुनिया में नंबर 2 के पहुंच गए हम कोरोना काल में, और आपकी पार्टी की लीडरशिप कभी थाली बजवा देती है, कभी थाली बजवा देती है, कभी लाइट जलवा देती है, कभी शंख बजवा देती है। तो अभी भी लोग भ्रमित रहते हैं। भ्रम में फैलाने का काम बीजेपी बहुत अच्छे से कर लेती है। हाँ, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी थाली वाले कार्यक्रम को या दीपावली वाले कार्यक्रम को मजाक में लेते हैं, वो भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा, उन्होंने किसी को जबरदस्ती तो नहीं किया था, उन्होंने कोई कानून तो नहीं बनाया था, लेकिन उनके एक बार ट्विटर पे कहने पे कई नेता ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं विपक्ष के, जिनके घर के लोग सारे इकट्ठा नहीं होंगे उनके कहने पे। आपके अखिलेश यादव के घर के लोग थाली नहीं बजाएंगे उनके कहने पे, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कहने पे एक एक घर में से। और लोग बाद में ये तक पॉजिटिव, हमारे लिए तो पॉजिटिव नहीं में वो कहते थे कि बाकी तो सब ठीक है, बताओ हुआ कार्यक्रम करो यार, बहुत मजा आया उसमें। देखिए, आपने अभी हमसे, और जब हम लोग चर्चा कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, तो आपने ही कहा कि सुभाष जी देखिए अभी आपके घर में एक जर्मन शेफर्ड आया, तो आपने कहा इतना लोग अंदर है, और आपने इस बात को प्रधानमंत्री जी को इग्नोर किया कि भाई उन्होंने अच्छी सलाह दी है। तो ऐसे ही देखिए उन्होंने एक विजन दिया कि अगर हम इसके माध्यम से एक पूरा देश इकट्ठा खड़ा, 130 करोड़ भारतीयों को आप किसी पॉजिटिव चीज से अगर खड़ा कर लेते हैं, तो ये हमेशा तारीफ का विषय होना चाहिए, आलोचना का नहीं। नंबर एक बात। दूसरा, आप देखिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया, 1,75,000 करोड़ का जो पहले पैकेज दिया, आपको पता है ये जो पैकेज है 147 देशों की जीडीपी से ज्यादा है, पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। और मतलब ये इतने ऐतिहासिक काम, हमको भी, मेरी भी मान लीजिए एक एज हो रही है, और हम भी इतने 20 साल से, तो मैं राजनीति में ही हूं, तो मैं देख रहा हूं कि कौन, इसके पहले भी प्रधानमंत्री थे, इसके पहले भी पार्टियां सरकार में आई हैं, वो क्या करती थी। लेकिन सुभाष जी, प्रैक्टिकल बात यह है कि लोगों ने टीवी पे तो देखा पैकेज, अखबार में पढ़ा पैकेज, वो पैकेज कहाँ गया? हमें तो अभी तो कोई लाभ लेते हुआ नजर आ नहीं रहा पैकेज का। नहीं, देखिए आप ये देख लीजिए, जितने लोग भी, आप देख लीजिए नरेगा को आप बात कर लीजिए, नरेगा को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने का काम किया गया। अब देखिए क्या है कि हम अगर बैठ के ड्राइंग रूम में इसकी चर्चा करेंगे तो हम रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे। सारे चीजों का पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है कि अगर आपको कोई भी लाभ लेना है, अब देखिए आप अभी एक कार्यक्रम चल रहा है कि अगर कोई पहले से, जैसे मिस्त्री है कोई जो रोज ये काम करता है, तो उसके लिए 3 दिन का कार्यक्रम आया है। इसके जो गांव में इस समय लगातार उनको ट्रेन करने का काम और उनको रोजगार देने का, लगातार सरकार लाखों लोगों को इस तरह से रोजगार देने का काम सरकार ने किया। चाहे देखिए राशन फ्री में देने का काम हो, चाहे पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड की हो, ऐसे मैं हजारों चीजें आपको गिना सकता हूं जो लीडर, एक तो निर्णय, ये निर्णय लेने वाली सरकारें हैं दोनों, ये ताबड़तोड़ निर्णय ले रही हैं, और लगातार, और ऐसा नहीं कि खाली बातों से ले रही हैं। ये देखिए रेवेन्यू को तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, अगर आप रेवेन्यू डेटा में बोल रहे हैं तो आपको भी पता है कि वो तो तुरंत कहीं भी रिकॉर्ड में रहता है। अच्छा देखिए, संगठन में, सरकार में बड़ी पतली सी बारीक सी लाइन होती है, तो जो सरकार चल रही है, संगठन कभी राय देता है ये सही है गलत है या नहीं देता? बिल्कुल नहीं, देखिए आप लोग देते हैं। नहीं, देखिए मैं तो अभी मतलब मेरे से जैसे यूथ रिलेटेड कोई चीज होता था, जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष अभी भी हूं मैं, अभी नया अध्यक्ष, अभी नए अध्यक्ष नहीं आए हैं। हाँ, तो जैसे यूथ से रिलेटेड कोई बात हो, बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं आप नए अध्यक्ष के लिए, बहुत ज्यादा काम कर दिया आपने नए अध्यक्ष को। तो नहीं, जो नया अध्यक्ष आएगा वो मेरे से आगे बढ़ करके बहुत काम करेगा, और वो दिन मेरे लिए सबसे गर्व का विषय होगा। ये मेरे परिवार ने मुझे सिखाया, ये मेरे विचार। हाँ जी। तो जैसे कोई यूथ रिलेटेड विषय है, तो जैसे युवा कुंभ हुआ या कुछ, तो उसमें हमसे सरकार की तरफ से राय मांगी जाती है, तो हम लोग सब मिलके टीम के लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं और एक देते हैं सरकार को, या संगठन, कभी संगठन में तो हम ही हैं, तो लगातार वहां पे बात होती रहती है। लेकिन वैसे कोई सरकार में हमारा डायरेक्ट रोल नहीं रहता, लेकिन यूथ रिलेटेड कोई विषय है अगर सरकार पूछती है तो हम लोग बताते हैं, और संगठन अलग रहता है, सरकार अलग रहती है। लेकिन चूंकि संगठन के ही लोग सरकार में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सारे मंत्री, तो संगठन ऑब्वियसली कि एक दूसरे के पूरक हैं। पढ़ के आप कोई समझ रहे थे 4PM कुछ ज्यादा आपको खराब तो नहीं लगता? कुछ ज्यादा आपकी सरकार के खिलाफ लगता तो नहीं? आपको ज्यादा तीखा कर देता है कभी कभी? नहीं, देखिए क्या है कि आपका पत्रकारिता धर्म है, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का सम्मान करते हैं
कि अब मैं आपकी लक्ष्मण रेखा खींच सकूं, ऐसा मैं अपने को योग्य नहीं समझता। और वो आपका पत्रकारिता धर्म है, आप जो समझते हैं वो आप छाप सकते हैं। मैं तो अपने प्रोफेशन के बारे में जानता हूं, मैं अपनी लक्ष्मण रेखा जानता हूं। आपको लगता है 4 PM कैसा लगता है आपको? नहीं, हमें अच्छा लगता है। एक आखिरी सवाल, हम लोग जब पुलाव खाते हैं जी। तो उसमें काली मिर्च होती है, काली मिर्च जायके के लिए डाली जाती है, लेकिन खाते समय उसको निकाल दिया जाता है। तो सुभाष जी का भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनना, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनना, फिर मंत्री बनना, तो ये जायका है या कभी भविष्य में हम सुभाष जी को राज्यसभा या कैबिनेट मंत्री या और बड़े पद पर देखेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं 4 PM भी बहुत दिनों से 2013 से, जब से मैं लखनऊ में सेटल हूँ तो तब से पढ़ता भी हूँ और आपके कॉपी भेजते भी हैं, हमारे युवा मोर्चा कार्यालय में भी आती है और व्यक्तिगत भी मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो व्हाट्सएप पे मेरे एक स्टेटस लगा हुआ है कि मैं कुछ बनने के नहीं, कुछ करने के सपने देखता हूँ। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक डायलॉग है जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया और मैंने 6 साल से वो अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा रखा और यही मेरे विचार परिवार ने मुझे सिखाया है। तो इसलिए मुझे इस बात की कभी चिंता नहीं रहती कि मैं क्या बनूंगा। और पुनः मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि जो भाजपा कार्यकर्ता के बारे में आप कह रहे थे कि आप काम, हम लोग की ये चिंता रहती है कि हमें अगला काम कौन सा मिलेगा और अगला काम हमें मिल जाए, मतलब वो काम हमें जल्दी मिल जाए, काम हमें मिल जाए। और हमारा सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में मेरे जैसे किसान के पुत्र को, जो मेरे पिताजी मतलब दस्तखत नहीं कर पाते थे, ऐसे कोई यूथ का अध्यक्ष पार्टी ने बनाया है, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनाया है। तो ये पार्टी के नेतृत्व को बहुत धन्यवाद और आप जैसे बड़े भाइयों का स्नेह और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुभाषी। तो इधर सुभाष रघुवंशी जी युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े पसंदीदा नेताओं में से भी हैं। इनके संग बात करने में मजा आता है, मैं इनको बहुत तीखे सवाल ही पूछता हूँ और व्यक्तिगत बातचीत में खूब आक्षेप लगाते रहता हूँ। होता है कि जब आप नेता से के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, पार्टी के बारे में बात करते हैं, तो शायद एक अच्छी बात निकल के आती है, विचार निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये यूथ के नेता पसंद आए होंगे, इनको फेसबुक पे फॉलो करिए, बहुत अच्छी फेसबुक पे यूट्यूब पे इनकी फॉलोइंग है और इनसे अब आने वाले टाइम में और हम इनकी बातें को आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। बहुत धन्यवाद।